जी हाँ, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाई सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। क्या हालचाल हैं, कैसे हैं आप सब, और राधे राधे आप सभी को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ठीक, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इस संस्कृत बाई सागर सर इस नाम से टेलीग्राम है, या फिर आप लोगों को टेलीग्राम में ज्वाइन होने में दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ क्लिक करके आप डायरेक्टली वहाँ पर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो इसी तरह से डेली प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो देखिएगा, धूता पात्र है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। वृक्ष कटिकम में, मुद्रा राक्षसम में, मालविकाग्नि मित्रम में, मालती माधवम में। ठीक है, तो मैंने कहा था ना कि आपको पिछले बार कि जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनके कम से कम 2-4 ग्रंथों के आपको पात्र परिचय आपको जरूर देखना है। एक क्वेश्चन कभी कभार ठीक है पूछ देता है, तो उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। ठीक है, धूता यहाँ पर मृक्ष कटिकम के पात्र हैं, ध्यान रखिएगा। मृक्ष कटिकम का बहुत प्रसिद्ध, देखिएगा इसकी अगर हम बात करें, मृक्ष कटिकम ये शूद्रक की रचना है। शूद्रक की रचना है, ठीक है, शूद्रक की रचना है। ये चारुदत्त और वसंत सेना, ठीक है, चारुदत्त और वसंत सेना की प्रणय कथा है। वसंत सेना नायिका है और चारुदत्त यहाँ पर नायक हैं। ठीक है, तो इसी चारुदत्त की जो पत्नी है, दूसरी पत्नी, जिसका नाम होता है धूता इस ग्रंथ में। ठीक है, तो इसलिए ये पात्र भी बहुत फेमस है और ये ग्रंथ भी बहुत फेमस है इन दोनों की दृष्टि से। इसी प्रकार से मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की कृति है। किसकी? विशाख दत्त की, ध्यान रखिएगा। मालविकाग्नि मित्रम कालिदास की रचना है, कालिदास की रचना है। और मालती माधवम ये भवभूति की रचना है, इसको भी ध्यान रखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा, कहा कि मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य वाक्य होगा। सबसे पहले तो मैं बाजार जाता हूँ इसको हम कैसे कहेंगे? अहम आपणम गच्छामि इसका अर्थ होगा। अब इस वाक्य को हमको कर्मवाच्य में ट्रांसलेट करना होगा। ये थोड़ा सा मतलब ये प्रश्न जो है ना, इस प्रकार का एक सवाल प्रीवियस प्रश्न में देखा गया, इसलिए उसको यहाँ पर मैंने रख दिया है। मया आपणम गम्यते, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैं का ये अहम हो जाएगा। अहम का तृतीय वचन में मया बनेगा। आपणम नपुंसक लिंग होने के कारण से परिवर्तन नहीं होगा, और यहाँ पर आपणम एक होने के कारण से गम्यते यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ते हैं। संपूर्ण स्वर संधि का भी मतलब आपको क्लास प्रोवाइड किया गया है, उसी से संबंधित प्रश्न है। देखिएगा, उपोषति में संधि कौन सी है? गुण है, पररूप है, दीर्घ है, या फिर पूर्व रूप है, आपको बताना है। उपोषति, ठीक है, अकारांत उपसर्ग के बाद में, अकारांत उपसर्ग उसके बाद में कोई है ना ए या ओ से आरंभिक क्रियापद रहे। ठीक है, आरंभिक क्रियापद अगर रहे तो यहाँ पर कौन सी संधि होती है? ठीक है, यहाँ पर कौन सी संधि होती है? तो पररूप संधि होती है। कौन सी संधि? पररूप संधि यहाँ पर होती है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पर देखिएगा, उपा यहाँ पर अकारांत उपसर्ग है, और ओषति यहाँ पर क्या है? ओ से आरंभ होने वाला क्रियापद है ना। तो ध्यान से देखिएगा, तो इस प्रकार से दोनों का योग, ये जो प में अकार है वो जाकर के ओ में मिल जाता है, इसलिए इसको पररूप संधि कहा जाता है। बाद वाले के समान रूप होना, उसको हम पररूप संधि कहेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नैके में संधि कौन सी है? नैके, न धन एके, है ना। तो इस प्रकार से विच्छेद करने पर जहाँ अ या आ के बाद में ए या ऐ हो जाए तो यहाँ पर आप क्या करते हैं? ऐकार वृद्धि करते हैं, है ना। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर वृद्धि संधि, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नैके यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ठीक, तो वृद्धि संधि होकर के। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अव्यय शब्द समूह है सा ते यूयम अत्र तत्र तस्य सर्वत्र अधुना उपरि नमः सह ज्येष्ठः। ठीक, तो यहाँ जो देखिएगा अव्यय शब्द समूह कहा है, तो ये सर्वत्र अधुना उपरि है ना, ये समूह यहाँ पर, इस समूह में सभी अव्यय शब्द हैं। सा ते यूयम, इसमें सब सर्वनाम शब्द हैं, ध्यान रखिएगा, सर्वनाम शब्द हैं। और यहाँ पर तस्य सर्वनाम होने के कारण से ये ऑप्शन सही नहीं हुआ। और नमः के योग में
नमः के योग में आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ज्येष्ठ यहाँ पर नाम है, नाउन है, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर सी हुआ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, यानी हम 79 को संस्कृत में नहीं कहते हैं, ठीक है ना। 79 का मतलब 79 को, ठीक है, तो हम संस्कृत में क्या नहीं कहेंगे। देखिएगा, नव सप्तति का मतलब होता है 9 का मतलब 9, सप्तति का मतलब होता है 79, और 79 उना का मतलब होता है कम, एक कम, और 80 इसका मतलब भी 79 होता है। एकोना 80 इसका मतलब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 79 हो जाएगा। एकोना का मतलब एक कम, और 80 का मतलब 80 है ना, तो ये भी 79 ही होगा। और एकोना सप्तति का मतलब होता है 70 में एक कम, तो यहाँ पर 69 यानी 69 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आपका आंसर डी होगा, राइट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नयनम में प्रकृति प्रत्यय क्या है? नयनम में प्रकृति प्रत्यय क्या है, आपसे सवाल पूछ रहा है। नयनम, गमनम, पठनम, हसनम, ठीक है, तो ये सब ल्युट प्रत्यांत पद होते हैं, और ल्युट प्रत्यांत पद का प्रयोग हम भावार्थ में करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक कृदंत प्रत्यय है। किस प्रकार का प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय है। और देखिएगा, ल्युट में से केवल यू अवशेष रहता है, यू के स्थान पर आप अन आदेश करते हैं, ठीक है। और ये नपुंसक लिंग में ही इस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग देखते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, नी धातु और ल्युट प्रत्यय। नी का मतलब ले जाना, नयति रूप बनता है लट लकार में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि अंतस्थ वर्ण हैं, अंतस्थ हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। शलह, उष्माण, है ना, तो सल वर्ण जो होते हैं वो उष्म व्यंजन यानी उष्म व्यंजन कहलाते हैं। और अण यहाँ पर देखिएगा, इनको हम प्राकृतिक स्वर कहते हैं। अण को अ, ई, उ ये प्राकृतिक स्वर होते हैं। और यण की बात करें तो यण यानी य, व, र, ल, तो इसको यणोन्तस्थः कहा गया है। क्या कहा गया है? यणोन्तस्थः कहा गया है। इसको नोट करेंगे आप लोग, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा, राइट, ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अट प्रत्याहार के वर्ण हैं। अट एक प्रत्याहार है। अट में देखिएगा, स्टार्टिंग का लेटर अ है, तो इसको लेकर के हयवरट, है ना, हयवरट, तो यहाँ पर जो पांचवा सूत्र है हयवरट, है ना, तो यहाँ तक के सभी वर्ण आ जाएंगे। तो इसमें स्वर और हयवरट, ये हयवरा, है ना, तो ये सभी वर्ण यहाँ पर हम समावेश करते हैं, तो ये सब यहाँ पर इसमें नहीं आएंगे, इसलिए ये गलत हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वसंत ऋतु में कौन सी संधि है? वसंत ऋतु, ठीक है, तो वसंत, धन, ऋतु, ठीक। और आपको सुबह संधि पढ़ाई थी, उसमें आपने समझा होगा, अ या आ के बाद में रिकार रहे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? अर गुण होता है ना, तो वसंत ऋतु, इस प्रकार से यहाँ पर गुण संधि होकर के वसंत ऋतु बना है, इसको नोट करिएगा। पंचगवम, ये आप में से किसी ने टेलीग्राम पे प्रश्न डाला था, इसमें कौन सा समास है करके, इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न को मैं लिया हूँ, टाइपिंग किया हूँ। देखिएगा, पंचगवम में समास है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पंचानाम, पंचानाम, गवाम, समाहारः, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पंचगवम हो जाएगा, पंचगवम, ठीक है। तो यहाँ पर द्विगु समास है, ठीक, तो कौन सा समास है? द्विगु समास है। और द्विगु समास किसका भेद है? तत्पुरुष समास का भेद है, क्योंकि द्विगु तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा, राइट, ठीक है। और इसी तरह से मिलता जुलता एक पद है जो कि पंचगव धनः, ध्यान रखिएगा, पंचगव धनः, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पंचगव धनः पद दिया रहेगा तब यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना, नोट करिएगा अच्छे से। इसका विग्रह हो जाएगा पंच गावः धनम यस्य सह, यानी 5 गायें हैं जिनकी धन है, जिसका धन है, उसको हम पंचगवत धनः कहेंगे। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष, ठीक। तत्पुरुष समास का ही भेद क्या है? द्विगु है। पितृ शब्द का संबोधन एक वचन का रूप होगा पितृ शब्द, ठीक है। पितृ शब्द का प्रथमा के एक वचन में पिता बनता है ना, तो पिता का मतलब पापा,
तो पिता, पितरौ, पितरः, है ना, इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो ये संबोधन के एक वचन में कैसा रूप चलेगा, तो संबोधन के एक वचन में हे पितः बनेगा, ठीक है ना, हे पितः बनेगा, इसको नोट करिएगा। ये भी सवाल बहुत जबरदस्त सवाल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है, दिए गए में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो भ तो है नहीं, झ भी नहीं है, ख भी नहीं है, तो ज्ञ हो जाएगा। ज और आधा य और अ के योग से ये शब्द बना हुआ है ज्ञ, ठीक है, इसको नोट करेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चाहिए अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हम के लिए इस अर्थ में करते हैं, और तब्यत प्रत्यय का प्रयोग हम चाहिए अर्थ में करते हैं, और देखिएगा तवतु प्रत्यय का प्रयोग हम भूतकालिक क्रिया के अर्थ में करते हैं, भूत, ठीक है, तो भूतकालिक क्रिया के अर्थ में हम करते हैं, भूतकालिक क्रिया के अर्थ में हम करते हैं, ठीक है। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके इस अर्थ में आप करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा। अहम संस्कृतं भाति, माम संस्कृतं रुचिकरम, मह्यम संस्कृतं रोचते, मया संस्कृतं रोचते। ध्यान रखिएगा, रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मह्यम संस्कृतं रोचते, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 16वें प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं, ठीक है, इसके उपदेष्टा कौन है, यानी उपदेष्टा का मतलब उपदेश देने वाला कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण इसके उपदेश करता है। और श्रीमद् भगवत का गीता किस ग्रंथ का पाठ है, तो महाभारत का पाठ है, ठीक है। महाभारत का विभाजन 18 पर्वों पर हुआ है, तो इस प्रकार से गीता का विभाजन भी 18 ही अध्यायों पर हुआ है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट करेंगे अच्छे से, ये सवाल बहुत जबरदस्त है। उपदेष्टा तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हैं, और उपदेश प्राप्त करता कौन है, तो यहाँ पर अर्जुन है ना। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन जो है अपने ही परिजनों को सामने सम्मुख देख करके उनके मन में जो द्वंद्वात्मक भाव होती है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, है ना, तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा एक उपदेश देने का काम किया, उसी को गीता में संग्रह किया गया है, और वो मानव मात्र के लिए, ठीक है, एक प्रकार का प्रेरणा प्रदान करने वाला ग्रंथ के रूप में हमारे समक्ष होता है। कारक में यदि प्रकृति क्री है तो प्रत्यय क्या है, आपसे सवाल पूछ रहा है। यानी कहने का तात्पर्य, प्रकृति का मतलब होता है मूल रूप, ठीक है, मूल रूप से तात्पर्य धातु यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रकृति यहाँ पर क्री है, कारक शब्द में धातु क्री है, तो प्रत्यय क्या है, घया है, त्रिच है, अणुल है, या फिर ल्युट है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा, अणुल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, कारकः, हारकः, दापकः, दायकः, ये सभी शब्द यहाँ पर क्या होंगे, अणुल प्रत्यांत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है द्वादश, यहाँ पर द्वंद्व समास है, ध्यान रखिएगा, द्वादश इस पद में कहीं पता चला है संख्या देख करके द्विगु समास मत लगाइएगा, ठीक है ना। अधिहरि यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। राजपुरुषः में षष्ठी तत्पुरुष समास है। पीताम्बरः में बहुव्रीहि समास है, ध्यान रखिएगा, बहुव्रीहि समास है, इसको भी नोट करिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन चतुर्विंशति साहस्री संहिता के नाम से विख्यात है। कहा कि इन ग्रंथों में से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो चतुर्विंशति साहस्री संहिता के नाम से विख्यात है, यानी जाना जाता है। रामायण, ठीक है, महाभारत, ब्रह्मांड पुराण और बृहदारण्यकोपनिषद कहा है। रामायण, यहाँ पर देखिएगा, रामायण में 24,000 श्लोक होने के कारण से इसी ग्रंथ को हम क्या कहते हैं, चतुर्विंशति साहस्री संहिता कहते हैं। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, 1,00,000 श्लोक हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको शतसाहस्री संहिता कहते हैं, शतसाहस्री संहिता कहते हैं, इसको नोट करेंगे अच्छे से, ठीक है, कॉपी में लिख के रखिएगा।
चतुर्विंशति साहस्री संहिता रामायण को, शतसाहस्री संहिता महाभारत को। और सबसे बड़ा उपनिषद कौन है अगर आपसे सवाल पूछता है तो बृहदारण्यकोपनिषद है। और पुराणों की संख्या कितनी है अगर आपसे सवाल पूछता है तो पुराण 18 है। ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ें, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्तुत्व संधि का उदाहरण है हरीश टिकते। देखिएगा हरीश धन टिकते, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्तुत्व संधि हो जाएगा। विद्वान धन जयति है ना, तो जयति यहां पर स्तुत्व संधि है। यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तट टीका यहां पर स्तुत्व संधि है। विष्णुस्त्राता यहां पर विसर्ग संधि है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ें, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वत औषधम कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भारवी, भास, कालिदास और श्रीहर्ष। श्रीहर्ष की रचना को ही हम क्या कहते हैं, विद्वत औषधम कहते हैं। इनकी एक रचना है नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम ये ग्रंथ को ही हम यहाँ पर क्या मानते हैं, विद्वानों की औषधि मानते हैं। विद्वत औषधम का मतलब होता है विद्वानों की औषधि, क्योंकि इस ग्रंथ में जो इन्होंने साहित्यिक प्रयोग किए हैं और जो वैयाकरणिक प्रयोग है, और साथ साथ में इस ग्रंथ में जो साहित्यिक परिप्रेक्ष्य से रखे गए जो पौराणिक कहानियाँ हैं, उसकी दृष्टि से ये जो ग्रंथ है विद्वत औषधम के दृष्टि से देखा जाता है। आलोचकों ने इसको विद्वत औषधम कहा है। आपको यहाँ पर कवि के नाम से भी पूछा जा सकता है, रचना के नाम से भी पूछा जा सकता है, तो किसी भी रूप में प्रश्न पूछ सकता है। तो श्रीहर्ष यहाँ पर आएंगे। भारवी अर्थ गौरव के लिए फेमस हैं। ठीक है, भास, ठीक है, भास की 13 नाटक हैं, इसमें से स्वप्न वासव दत्तम विशेष ध्यान रखिएगा। स्वप्न वासव दत्तम इसी ग्रंथ के 5वें अंक का नाम होता है स्वप्नांक, ये भी ध्यान रखिएगा। कालिदास की 7 रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और इसका आंसर क्या था, डी इसका राइट आंसर था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संप्रेषण का कार्य क्या है। संप्रेषण का कार्य क्या होगा, ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना, अनुभूति कराना, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि संप्रेषण का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी से भी बातचीत करते हैं तो देखिएगा, 2 लोग यहाँ पर हम सपोज बात कर रहे हैं, तो ठीक है, ये इससे बातचीत करेगा, ये इससे बातचीत करेगा। तो बातचीत के दौरान में एक से बातचीत करते समय, ठीक है, जब कोई बोल रहा है तो उसकी बातों को दूसरा सुनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की यानी ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील होता है और कर्मेंद्रियाँ भी सक्रिय रहते हैं, क्योंकि आप बोलते समय अगर आप हाव भाव के साथ में प्रस्तुत करेंगे विषय वस्तु को, तो वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मोदकेभ्यः स्पृहयति, यानी कहा कि लड्डुओं को चाहता है। ठीक है, मोदक का मतलब होता है लड्डू और स्पृहयति का मतलब चाहता है, लड्डुओं को चाहता है। तो यह उदाहरण किस सूत्र का है, स्पृहेरिप्सितः, यानी स्पृहेरिप्सित इस सूत्र का, तादर्थ्य चतुर्थी वाच्य इस सूत्र का, या फिर रुच्यार्थानां प्रियमाणः इस सूत्र का, या फिर हितयोगे च इस सूत्र का। तो यहाँ पर हम बात करें मोदकेभ्यः स्पृहयति, तो ये स्पृहेरिप्सितः इस सूत्र का उदाहरण है। ठीक है, स्पृह धातु का कहीं पर भी प्रयोग हो तो उसकी इप्सित की क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है, ये सूत्र कहता है। ठीक है, संप्रदान संज्ञा होती है। यहाँ पर देखिएगा स्पृह धातु का प्रयोग है और यहाँ पर चाह किसे रहा है, लड्डुओं को चाह रहा है, तो इसलिए यहाँ पर लड्डू में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, उष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। उष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार कौन सा है, तो देखिएगा अभी आपको बताया कि शलह उष्माण है ना, तो शलह उष्म जस जो है थर्ड वर्णों का बोधक है। ठीक है, इसके अंतर्गत ज ब ग ड द ये वर्ण आते हैं। यण जो है, ठीक है, अंतस्थ का बोधक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 25वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। दृश्य धातु से सत्री प्रत्यय करके निष्पन्न होगा। दृश्य धातु देखिएगा, दृश्य धातु को, ठीक है, पस्य आदेश होता है। इसी प्रकार से पा धातु को पीवा आदेश होता है। तो रूप जब चलेगा तो यहाँ पर इसके अनुसार चलेगा। ठीक है,
पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, है ना। तो इस दृष्टि से यहाँ पर सत्री प्रत्यय करने पर पुल्लिंग में पश्यन रूप बनता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। सत्री प्रत्यय करने पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से पा धातु से सत्री प्रत्यय करने पर क्या बनेगा, पीवन रूप बनेगा, पुल्लिंग में बनेगा, है ना। मनोरथः उदाहरण है स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का या फिर प्रकृति भाव संधि का। मनोरथः, ठीक है, तो इसको अगर यूँ देखिएगा मनस्थन रथः, इसको कर देंगे तो ठीक है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है विसर्ग संधि का, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर मतलब मैं जितना परिश्रम कर रहा हूँ वो सभी मतलब ये जो परिश्रम है, ठीक है, आप सभी लोगों को काम आ रहा है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपकी सफलता ही मेरे लिए मायने रखता है, नहीं तो शायद मैं आप लोगों के समक्ष इस प्रकार से मेहनत न करता। आप लोगों ने सपोर्ट किया है, इसकी वजह से इस प्रकार से सहयोग भाव बना हुआ है, क्ष मिल करके बना हुआ है। ये जो क्ष है संयुक्त व्यंजन है, ये किन किन से मिल करके बना हुआ है, क और श से, क और क्ष से, च और क्ष से, च और श से। तो बताइएगा यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क आधा श, ठीक है, और यहाँ पर अ, ठीक है, तो यहाँ पर क, ठीक है, इसके योग से यहाँ पर क्ष बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। श ध्यान रखिएगा, ये वाला स होगा, न कि ये वाला स, ठीक है ना, इसको कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पर, न कि ये वाला, सब गलत, ठीक है। तो ये मूर्धन्य शकार से बना हुआ है क्ष, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और फिर से एक बार आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये दे दूं कि अगर आप लोग PDF चाहते हैं क्लास से रिलेटेड, तो संस्कृत बाय सागर सर इस नाम से टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उपाध्यायात अधीते में सूत्र प्रवृत्त हुआ है। उपाध्यायात अधीते यानी उपाध्याय से पढ़ता है, तो यहाँ पर सूत्र कौन सा सूत्र प्रवृत्त हुआ है, देखिएगा हमने आपको पढ़ाया था आख्यातोपयोगे, है ना। कहा कि आख्याता का मतलब होता है नियम पूर्वक विद्या प्रदान करने वाला। जो उपाध्याय होता है नियमित रूप से आपको पढ़ाता है, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी आख्याता का उपयोग रहे, यानी नियम पूर्वक अगर आपको विद्या प्रदान कर रहा है, तो इसमें, ठीक है, इसमें देखिएगा, ठीक है, अपादान संज्ञा होकर के इसमें यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पर्यथ्यनः उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, यहाँ पर इसको नोट कर लो। पर्यथ्यनः, ठीक है, ये उदाहरण किसका है, द्वितीय तत्पुरुष का, चतुर्थी तत्पुरुष का, कर्मधारय का या फिर प्रादि तत्पुरुष का। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रादि तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि परितः अध्ययनम, ठीक है। तो यहाँ पर पर्यथ्यनः बन जाएगा, प्रादि तत्पुरुष का उदाहरण है, इसको नोट करेंगे। दा धातु किस गण की है, दा धातु किस गण की है, आपने सवाल पूछा है। देखिएगा दा धातु का रूप क्या चलता है, ददाति, दत्तः, ददति, है ना, रूप इस प्रकार से चलता है। तो ध्यान रखिएगा ये जो ददति रूप है प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जहाँ पर धातु को द्वित्व हो जाए तो समझ लीजिएगा कि ये जो धातु है, ठीक है, जुहोत्यादि गण की धातु है, ठीक है, जुहोत्यादि गण की धातु होगी। जैसे यानी डबल द हो गया ना यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार से देखिएगा बिभेति, ठीक है, यहाँ पर भी ये जो भी और भी थी, लेकिन यहाँ पर एक व्याकरणिक प्रक्रिया के तहत यहाँ पर, ठीक है, भी को बी हुआ है, तो इस प्रकार से बिभेति, ये जो भी धातु है ये भी, ये यहाँ पर जुहोत्यादि गण की धातु है, ठीक है ना। तो ऐसे जो जिन धातुओं में द्वित्व देखा जाए, और जुहोत्यादि गण की धातुओं में ही द्वित्व देखा जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगले प्रैक्टिस सेट के साथ में फिर से मुलाकात होगी। और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रहा है तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद आप सबका। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना विशेष ध्यान रखिएगा। बाय बाय।